जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये साल आपके लिए अच्छा गुजरा होगा और जो ये साल आ गया है वो भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुजरे। उसको अच्छा गुजारने के लिए केवल आपको इतना करना है, किसी भी तरीके से एक जॉब आपको हासिल करनी है, क्योंकि आपके माँ बाप सभी लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मेरा बेटा ये बोलेगा कि पापा आज मेरी नौकरी लग गई या माँ आज मेरी नौकरी लग गई। कब बोलोगे वो पल आपके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए कि वो पल आप किसी भी तरीके से अपने माता पिता को दो, ताकि वो भी गर्व से कह सके कि ये मेरा बेटा था, इसने 2 साल 4 साल कड़ी मेहनत की और आज ये सफल हुआ 2026 में जाकर के। ऐसा कहने का आप एक बार उन्हें अवसर दो। ठीक है, ये साल जैसा भी बीता है 2025, मैं नहीं कहता कि आपके लिए अच्छा था, खराब था, कैसा भी था। ठीक है, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो अब रात गई बात गई वाला है ना। लेकिन 2026 आपके लिए अच्छा जाए, इस चीज का प्रण लो आप। आज आपको प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि 2026 के अंदर आप जॉब पाकर दिखाओगे, माँ बाप को खुश कर करके दिखाओगे आप किसी भी हालत में। ठीक है, इसी के साथ आ जाइए आज के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। एमपीएसआई आपके लिए गोल्डन चांस है, एमपीएसआई आपके लिए गोल्डन चांस है, वो तो है ही, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियां रेलवे देने वाला है। एक तरफ रेलवे तैयार है देने के लिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी साथ साथ आपको देने के लिए तैयार है। आपकी पटवारी की वैकेंसी हो या फिर वन रक्षक की वैकेंसी हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हो, इस साल सारी ही वैकेंसियां लगभग आनी तय हैं। इसलिए आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये साल गोल्डन चांस रहने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। दवा आपूर्ति में क्यूआर कोड लगाने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश बना है, राजस्थान बना है, गुजरात बना है। फटाफट से आप बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। अब भैया क्यूआर कोड दवाओं में क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि आप मतलब ये हम पता कर सकें कि दवा असली है कि नकली है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को लेते हो, दवा को लेते हो, क्यूआर देखते हो आप पीछे, उसको क्या करोगे, स्कैन कर लोगे, उसके बारे में, दवा के बारे में सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहां तक कि ट्रैकिंग आईडी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कब बनी, किस कंपनी ने बनाया, ये सारी जानकारी उसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है तो भैया उसमें कौन किया है? मध्य प्रदेश ने। कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश रहने वाला है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फटाफट से कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। तो शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि शंकर लक्ष्मण का किस खेल से वो संबंधित हैं। क्रिकेट से हैं, वॉलीबॉल से हैं, फुटबॉल से हैं या फिर हॉकी से हैं, आपको बता देना है। जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। इन्हें 2 स्वर्ण मेडल प्राप्त हैं। क्या है? 2 स्वर्ण मेडल मिले हुए हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। आप बताओ कि किस खेल से संबंधित रहने वाले हैं। कब कब मिला है? 1956 में एक मिला है और दूसरा क्या कब मिला है? 1964 में मिला हुआ है।
1964 में इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। इसके अलावा इन्हें रजत मेडल भी मिला है, रजत पदक। रजत पदक भी नहीं मिला है। अब बताइएगा किस खेल से संबंधित रहने वाले हैं ये, तो ये रहने वाले हैं आपके हॉकी से। किससे? हॉकी से। ठीक, इन्हें बुलेट की भी उपाधि दी गई थी। बुलेट की उपाधि क्यों दी गई थी भैया? ये इनका जो फुर्तीले बहुत थे, क्या थे? फुर्तीले थे, इसलिए इन्हें किसकी उपाधि दी गई है? बुलेट की उपाधि दी गई है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि जो रविंद्र जडेजा का जो थ्रो है उसे क्या बोलते हैं? बुलेट थ्रो बोलते हैं ना। उसी तरीके से, क्योंकि वो उठेंगे तुरंत और इसके बाद सीधे डायरेक्ट थ्रो करेंगे, है ना, एकदम गोली की स्पीड से जाती है उनकी जो गेंद रहती है। तो इसी तरीके से इनका भी जो ये जिस खेल से संबंधित है, मतलब हॉकी से, उन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं, इसलिए फुर्तीले थे। क्या थे ये? गोलकीपर थे। क्या थे? गोलकीपर। गोलकीपर थे। ठीक, ये क्या किया करते थे? गोल को रोकने का काम किया करते थे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? भारत ने, अमेरिका ने, नेपाल ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि सबसे पहले किस राष्ट्र, मतलब किस देश ने, यह बताना है आपको, किस देश ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। कौन था वो देश? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो कौन था वो? अमेरिका था। जिसने भारत के ऊपर कितने परसेंट टैरिफ लगाई है? 50%, है ना। कितने परसेंट टैरिफ लगाई है? इससे तो याद ही होगा आपको, ट्रंप चाचा ने 50% टैरिफ लगा दी भारत के ऊपर। लगाई थी कि नहीं लगाई थी? उससे याद रखना कि पहली प्रस्तावना किसने रखी थी, तो प्रस्तुत की थी, तो अमेरिका ने प्रस्तुत की थी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसलिंग के लिए कितने प्रतिशत सीट को आरक्षित किया है? कितने परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? बस आपसे क्वेश्चन इतना पूछ रहा है और आप फटाफट से बता दो कौन सा सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा, बस आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी से बता दो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसलिंग में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट को आरक्षित किया है? 20%, 30%, 40%, 50%, तो कितने प्रतिशत किया है? फटाफट से बताइएगा। तो भैया स्टेट बार काउंसलिंग में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कितने प्रतिशत किया है? तो 30% किया है। कितने प्रतिशत किया है भैया? 30% किया है। 30% इन्होंने किया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज्यादा आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको देना है, प्रोवाइड करवाना है, और कम से कम टाइम में। ठीक, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कृत सिन्हा को, या फिर आलिया भट्ट को, जानवी कपूर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को किसे किया गया है? बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर। अगर हम बात करते हैं ये न्यू बैलेंस किस टाइप की कंपनी है, तो भैया ये जूते बनाने का काम करती है। क्या करती है? जूते बनाने का काम करती है। वो भी कौन सा? स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स वाला जो जूता होता है, जो खेल में उपयोग होता है, उस जूते को और उसके साथ ही उसके कपड़े को और
स्पोर्ट्स कपड़े को बनाने का काम करती है और पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन बनी है? तो जानवी कपूर वो क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। और ये जो कंपनी है न्यू बैलेंस, वो कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी रहने वाली है। और पहली बार जानवी कपूर को बनाया गया है, वो भी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, किससे संबंधित ये कंपनी है? तो जूता बनाती है, वो भी स्पोर्ट्स वाला। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार जबलपुर जिले की साक्षरता दर कितनी थी? फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 85%, ऑप्शन नंबर बी 84%, ऑप्शन नंबर सी 81% या ऑप्शन नंबर डी 80%। फटाफट से बताइएगा, जल्दी से जल्दी आपको बताना है। अगर हम बात कर लेते हैं जनगणना जो 2011 में हुई है, क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनसंख्या कितना बताया गया है? जनसंख्या 121 करोड़। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? जल्दी से बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, अब बढ़ गया होगा वो अलग चीज है। ठीक, जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम रहने वाला है। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम राज्य रहने वाला है। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में है। इसके अलावा आपको क्या याद रख सकते हो कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की तुलना कर दो आप, या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तुलना कर दो तो महिला की संख्या है 943। कितनी? 943 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? तो भैया 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं। ठीक है ना, मतलब महिलाओं की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। ठीक, महिलाओं की जो जनसंख्या रहने वाली है वो क्या है? बहुत कम है। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं अपने आंसर की, अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 80%। ऑप्शन नंबर डी 80% आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। 80% जो है जबलपुर की साक्षरता दर है। ठीक है, जबलपुर की साक्षरता दर कितनी थी? 80% थी। अभी ये कौन सा वाला कितने नंबर का था ये भी याद कर लो। कितने नंबर का ये था? ये कितने नंबर का था? तो 15वीं थी। 15वीं थी। अब जब भी होगी जो जनगणना होगी वो 16वें नंबर की जनगणना रहेगी। ठीक है ना, 16वें नंबर की जनगणना रहेगी। अभी 15वीं हुई है 2011 में, अब जब होगी वो 16वें नंबर की जनगणना होने वाली है। ठीक, ये याद रहेगा आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब देखो एग्जैक्ट ये जो डाटा है वो नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से अगर पता होगा कि पहले के लोग इतना ज्यादा समझदार नहीं थे।
कि सबकी जनसंख्या बता दें। घर में रहते थे 4 बच्चे, तो 4 बच्चे की जगह में 3 ही बच्चे बताया करते थे, है ना। 3 बच्चे बताए थे, एक जो लड़की रहा करती थी उसको नहीं बताते थे, ऐसा करके। क्योंकि जनगणना को पहले इतना सीरियस, क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह था नहीं इतना ज्यादा कि सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे, कि सच्चाई अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके, है ना। तो एकदम क्लियर डाटा नहीं है, लेकिन समथिंग 121 करोड़ के समथिंग लोग यहाँ पे हैं। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं, इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, हटाऊंगा। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया फटाफट से। बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, इनमें से कोई नहीं थी। फटाफट से बता दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी बिंबसार के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो बिंबसार जो है इसके बारे में अगर बात करें तो इसे ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इसी को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। क्या थी? राजगृह, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजगृह आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर 1-2 हमारी फैमिली में मेंबर जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए अभी बहुत छोटी सी हमारी फैमिली है, उस फैमिली को हमें बड़ा करना है, हमें और आपको मिलकर के बड़ा करना है। मेरा काम है आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाना, और आपका केवल एक काम है लाइक कर देना है और इसके बाद एक दोस्त को शेयर कर देना है। इसके अलावा आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं। ठीक है, ना तो उसमें आपको पैसा देना है, ना तो कुछ देना है। बस क्या करना है, एक लाइक कर देना है और जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपके बगल में उसको क्लिक कर देना है, बस। इसके बाद आराम से पढ़ो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने किया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आपको बताना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा किसने किया था, बनवाया किसने था? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए कुतुब मीनार की अगर हम बात कर लें तो 1192 में, कब? 1192 में किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके लिए ये बनवा रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बनवाया था, याद रखना, ये गर्लफ्रेंड के लिए नहीं बनवाया था, इसने अपने गुरु के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? गुरु के लिए बनवाया था। अब भैया एक आप हो लाइक तक नहीं कर सकते, और एक इसको देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लो, इसने अपने गुरु के लिए कुतुब मीनार बनवा दिया। ठीक है ना। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो कुल ऊंचाई 73 मीटर रहने वाली है। कितना मीटर? 73 मीटर रहने वाली है। ठीक,
बनवाया किसने था, मतलब जो काम को कंप्लीट करवाने का काम किसने किया, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है इल्तुतमिश। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम से सही जवाब होगा। ठीक है, ऊंचाई की बात कर लेगा आपसे तो 73 मीटर है। किसने बनवाना शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश का था, गुलाम वंश का पहला शासक था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक, अपने गुरु के लिए बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। 73 मीटर ये ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया इस टाइप के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, हाँ बिल्कुल पूछ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। 12 समिति, 78 समिति, 17 समिति, 15 समिति, जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। भैया आज आपकी परीक्षा है, इस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, क्योंकि मुझे इसमें से लग रहा है कि सारी जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे ही गलत हैं। ठीक, तो अब आप बताओगे कि कैसे गलत, क्योंकि भैया जहां पे 78 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी को, आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 9वां है ना, तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसको क्या कर लेना आप, 22। ठीक, 22 कर लेना, क्योंकि उसमें कुल कितनी समितियां थी, 22 समितियां थी, कुल 22 समितियां थी, जिसमें से आपको मैं बता दूं 8 जो समिति हैं, 8 जो समितियां हैं वो क्या थी, बड़ी समितियां थी। ठीक है, और 14 जो बची हुई हैं वो लघु यानी कि छोटी समितियां थी। ठीक, 14 छोटी समितियां थी। अब भैया ऐसा था कि संविधान सभा का गठन करते समय किसी भी पहलू को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत ही अच्छा, अगर आप संविधान के बारे में जानते हो तो संविधान में इतना अच्छे चीजें लिखी हुई हैं कि मतलब कहीं से भी तोड़ मोड़ नहीं किया जा सकता संविधान को। उनको पता था कि आगे चल करके अपने हिसाब से लोग संविधान बनाने लगेंगे, तो उसमें यह भी है कि भैया अपने हिसाब से किसी भी संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो जितनी समितियां थी तो ये छोटे से लेकर के छोटे स्तर तक के लोगों से जुड़ी हुई थी, हर पहलू, किसी भी पहलू पर, ताकि बाद में विवाद ना हो सके। इसीलिए 8 समितियां जो थी बड़ी समितियां थी और 14 समितियां क्या थी, छोटी समिति थी। ठीक है, छोटी समितियां थी। आपको याद रखना है टोटल कितनी समितियां थी, 22 समितियां थी, जिसमें से 8 समितियां बड़ी थी और 14 छोटी समितियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। फटाफट से जवाब बताइएगा कि आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा की बात करें, विधानसभा की अगर बात करते हैं, विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो 403 यहां पे सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 403 सीटें यहां पे हैं। और अगर लोकसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा की अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितनी सीटें हैं, 80 सीटें रहने वाली हैं, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा का अगर आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा का अगर आपसे पूछ ले तो आपको कह देना है कि भैया 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 403 सीटें हैं। लोकसभा
कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें रहने वाली हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या फेरेडे का नियम? तो फटाफट से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको देना है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम एकदम से सही जवाब हो जाएगा। पढ़ाई अच्छे तरीके से दे, अच्छे तरीके से करो, क्योंकि बाबू कभी भी धोखा दे सकती है। आपने देखा होगा कि एक गायक का शो चल रहा था, जहां पे एक लड़का और एक लड़की उस शो को देखने के लिए जाते हैं, और वहां पे वो जो सिंगर था उसने क्या किया, जो लड़की आई थी उसको क्या करता है, स्टेज पे बुला लेता है, और आपस में डांस करते समय ही जो लड़का था उसने क्या किया, लड़की को किस कर लिया, है ना? देखे हैं आप, ठीक है ना? जब किस वहां पे करता है, और किस करते समय उस लड़के पे क्या बीती होगी जो नीचे देख रहा था, उस बॉयफ्रेंड के बारे में आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों गए थे देखने के लिए। वो लड़का नीचे से बैठ करके क्या सोच रहा होगा। वहां पे उसके पास ऑप्शन था कि भाई दूर रहो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन उसने मना नहीं किया। इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास, पढ़ाई कर लो। जब उस इंसान को वो धोखा दे सकते हैं तो आपको भी देने में समय नहीं लगेगा, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं या सारे लड़के अच्छे होते हैं, मैं इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस इतना आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। नहीं तो टाइम निकल गया तो केवल एक ही चीज रह जाएगा, बाबू अब घर वाले नहीं मान रहे हैं, इतना ही सुनने के लिए मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, समझाना मेरा काम है, ना समझना आपका काम है, मुझे पता है, क्योंकि समझोगे तो है नहीं। ठीक, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है, आयन के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दो। तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ये होता है, ठीक है ना? जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलो और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्या लगता है? सोने को काट सकते हो, चांदी को काट सकते हो, या सोडियम को काट सकते हो, या फिर तांबा को काट सकते हो? फटाफट से बता दो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो किसको काट सकते हो भैया? तो सोडियम को काट सकते हो आप। चाकू से किसे काट सकते हो? तो भैया आप सोडियम को आराम से चाकू से काट सकते हो। ठीक, सोडियम आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 था, जो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सोडियम एकदम से आपका सही जवाब होगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश डैश के घोल का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको मधुमक्खी में उंगली करने का वो बचपन में किसी किसी को शौक नहीं रहता, बचपन में कहीं मधुमक्खी लगी हुई है और जा करके पत्थर मार के सोचते थे हम उससे मधुमक्खी के आने से पहले भाग जाएंगे घर, है ना? सोचा है आपने कभी? पत्थर मारे, ऊपर लगी है मधुमक्खी, ऐसे करके पत्थर मारा, उधर से मधुमक्खी दौड़ाना शुरू की, तब तक जब तक आप घर पहुंचते उतने में तो काट उठ ली। तो वही पूछ रहा है कि अगर काट लेती है किसी को तो किसका घोल लगाओगे तो उससे ठीक हो जाएगा? सिरके का लगा दोगे, या फिर नींबू का लगा दोगे, नींबू का रस, या फिर दही का लगा दोगे, या फिर बेकिंग सोडा का लगा दोगे? किसका लगा दोगे? जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। भैया
जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाई जाती है, तो उसके में क्षार लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्षार किस में मिलेगा, तो इसमें मिलेगा बेकिंग सोडा में मिलेगा। किस में मिलेगा, बेकिंग सोडा में मिलेगा। अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है तो क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा को ऐसे करके घिस के लगा सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक, बेकिंग सोडा को आप लगा सकते हो, बेकिंग सोडा को आप लगा सकते हो। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सोलर सेल किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, टेफ्लॉन से बना होता है, कार्बन से बना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि हर रोज ये क्लास चलती है और आज से ये जो क्लास है आपको 11:10 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी, आपको बस देखना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।